हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है पॉइंटर टू डिराइव क्लास। एक्चुअली हमारा जो मेन टॉपिक शुरू है ना वो पॉलीमॉर्फिज्म है। दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, कंपाइल टाइम और एक रन टाइम। ऐसा हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी हमने स्टार्टिंग में देखा था, इन्हें अर्ली बाइंडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग वगैरह क्यों कहा जाता है। और उसके बाद हमने टॉपिक शुरू किया था रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अगर आपको अचीव करना है तो हमें यूज करना पड़ता है वर्चुअल फंक्शन, और वर्चुअल फंक्शन को एक्सेस करना है तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं पॉइंटर के। बस किसके बनाने पड़ते हैं वही हमें अभी देखना बाकी है। सो गाइज, उसी से रिलेटेड हमने अगेन टॉपिक शुरू किया था ऑब्जेक्ट एंड पॉइंटर। ओके, तो उसके अंडर में ही एक टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है पॉइंटर टू डिराइव क्लास। इन कंसेप्ट का हमें काम है वर्चुअल फंक्शन ये टॉपिक पढ़ने के लिए। तो गाइज हम कंसेप्ट देखते हैं। सिंपल ही कंसेप्ट है बट लिटिल बिट कॉन्सेंट्रेशन की आपको जरूरत पड़ेगी ये सब टॉपिक पढ़ने के लिए। तो कंसेप्ट है, इफ b is a base class and d is a derived class from b, then a pointer declared as a pointer to b can also be pointer to d. Means guys, b नाम का बेस क्लास है, उससे डिराइव हुआ है d क्लास, और आपने पॉइंटर बनाया है b क्लास का। तो वो जो b क्लास का पॉइंटर है वो जो b क्लास के ऑब्जेक्ट हैं उनके तो एड्रेस स्टोर ही कर सकता है, साथ ही साथ में जो डिराइव क्लास है d उनके भी ऑब्जेक्ट के एड्रेस ये क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। इसलिए ये पॉइंट लिखा है, A pointer declared as a pointer to b can also be pointer to d. I hope so कि आपको ये समझ गया होगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे कि देखो मैंने पॉइंटर बनाया है स्टार ptr, किस क्लास का है, b नाम का ये पॉइंटर है। अब मैं दो ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, आप देख सकते हैं जो स्मॉल b है वो हमारे कैपिटल B का ऑब्जेक्ट है और जो स्मॉल d है वो कैपिटल D का ऑब्जेक्ट है। आई होप सो कि आप कंफ्यूज ना हो इसमें कि कौन क्लास और कौन ऑब्जेक्ट वगैरह, इतना तो आपको आना ही चाहिए गाइज, और आपको आता भी है। जब देखो अब हम क्या कर रहे हैं, ptr इज इक्वल टू एंड b कौन है गाइज, बेस के ऑब्जेक्ट है, तो उसके एड्रेस ptr स्टोर कर सकता है। साथ ही साथ में ये सेम पॉइंटर जो हमारा डिराइव क्लास है उनके भी ऑब्जेक्ट के एड्रेस क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। अल्टीमेटली उन्हें वो क्या कर सकता है, पॉइंट कर सकता है। अभी कंसेप्ट देखा ना गाइस, उसका ये छोटा सा एग्जांपल है। तो इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग ptr वी कैन एक्सेस ओनली दोज मेंबर इनहेरिटेड फ्रॉम b एंड नॉट दोज मेंबर दैट ओरिजिनली बिलोंग टू d। तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा है कि पॉइंटर का यूज करके हम कैसे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो ptr तो दोनों को पॉइंट कर रहा है, बेस को, डिराइव्ड को। तो इसका यूज करके आप सिर्फ बेस में जो मेंबर फंक्शन है उन्हें ही एक्सेस कर सकते हैं, डी के नहीं कर सकते हैं। तो इसका हमारा डेमोन्स्ट्रेशन बाकी है गाइज। डेमोन्स्ट्रेशन में ये पूरे कंसेप्ट में आपको रिवाइज करके बता दूंगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और यही हमारा मेन टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं, दैट्स अ वर्चुअल फंक्शन। तो सिंपल सी बात है गाइज, वर्चुअल फंक्शन अभी कब यूज करना है, जब आपको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करना है तो हमें वर्चुअल फंक्शन का यूज करना पड़ता है, और इसी कंसेप्ट को हम अभी स्टडी करने वाले हैं। तो सिचुएशन पहले स्टडी कर लेते हैं। व्हेन वी यूज सेम फंक्शन नेम in both the base and derived class, the function in base class is declared as a virtual presiding its normal declaration। अगर क्या होता है सिचुएशन समझिए आपको गाइस, हमने इसके पहले भी इसको स्टडी किया है कि अगर डिराइव क्लास और बेस क्लास दोनों में फंक्शन के नाम आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है, वो ओवरलोडेड भी नहीं है, मतलब वो डिफर भी नहीं है किसी भी तरीके से, बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो जो हमारा बेस क्लास होता है उसका जो फंक्शन होते हैं जिनको आपको वर्चुअल बनाना है उनके सामने जस्ट आपको ये वर्चुअल कीवर्ड लगाना है। कहाँ पे, बेस क्लास के अंदर। तो इससे क्या होता है पता है, वो बेस क्लास के जो फंक्शन होते हैं वो हाइड हो जाते हैं और हम यूज कर सकते हैं देन डिराइव क्लास के फंक्शंस। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन में ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा, बट ये पहला पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है। देन व्हेन अ फंक्शन इज मेड वर्चुअल, C++ डिटरमाइन विच फंक्शन टू यूज एट रन टाइम बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉइंटेड टू बाय द बेस पॉइंटर। यानी देन ऐसा करने के बाद C++ डिसाइड करता है कि यूजर क्या करना चाहता है। आपने बेस के पॉइंटर बना लिए हैं, अब रही बात कि आप उसमें क्या असाइन करते हैं, क्या डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस वहां पे आप असाइन करते हैं, या फिर आप बेस के ऑब्जेक्ट बना के उनके एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं, उनके अकॉर्डिंग कौन सा फंक्शन कॉल होगा वो डिसाइड होता है। और ये भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन में समझ ही जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दस बाय मेकिंग द बेस पॉइंटर टू पॉइंट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट वी कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट वर्जन ऑफ द वर्चुअल फंक्शन। यानी गाइज आप ऐसा पॉइंटर बना के उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट के एड्रेस स्टोर करके नए वर्जन
वर्चुअल फंक्शन के आप कॉल कर सकते हैं। तो इसका देखते हैं हम एग्जाम्पल, बट यहाँ पे एग्जाम्पल देखने के बजाय हम डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं गाइस। प्रीवियस क्लास में जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं वो भी हम उसी के साथ वहां पे क्लियर करते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ। सो गाइस हम आ गए हैं डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ। यहाँ पे देखो हम क्या करने वाले हैं, ऑलरेडी क्लास लिखा है, उसके सामने मैं बेस लिख देता हूं, यानी कि एक बेस नाम का मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। इससे आगे जाके हम कोई और क्लास भी डिराइव करेंगे। पब्लिक सेक्शन है तो क्यों ना एक फंक्शन बनाया जाए, जैसे कि void display नाम का एक फंक्शन बनाया जाए। ओके, इसके अंदर हम कोडिंग लिखेंगे गाइस। क्या लिखना है, एक आधी सिंपल सा मैसेज लिख देते हैं यहाँ पे हम, जैसे कि हेलो आई एम डिस्प्ले फंक्शन फ्रॉम बेस, और साथ में एंडल भी लगा देते हैं। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नाम का फंक्शन और एक मैसेज यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए उसे भूल जाऊं और हम कुछ और कंसेप्ट यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ मेन में, और गाइस क्यों ना थोड़ा सा पहले पॉइंटर रिवाइज कर लिया जाए। जैसे कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटीजर x इज इक्वल टू 10, ऐसा मैंने एक वेरिएबल लिया है x नाम का, और उसमें मैंने 10 स्टोर कर दिया है। अब उसी इंटीजर का मैं एक पॉइंटर बना रहा हूँ और इज इक्वल टू, उसमें देखो मैं एंड x लिख रहा हूँ, यानी कि मैं एड्रेस स्टोर कर रहा हूँ किसका, x का। तो क्यों ना इनकी वैल्यू प्रिंट करके बताई जाए आपको। जैसे कि देखो गाइस मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, अगर आप ptr की वैल्यू प्रिंट करते हैं, मतलब भी अल्टीमेटली आप एंड x की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, तो कैसे करते हैं, जस्ट आपको ptr लिखना है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ पे स्टार लिखा और यहाँ पे स्टार क्यों नहीं लिखा है, ये ऑलरेडी कंसेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अगर जब इसे रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ptr एंड x इज इक्वल टू, देखो एक आपको पर्टिकुलर एड्रेस मिला है, इस मेमोरी लोकेशन को मिला हुआ ये एड्रेस है जिसका नाम x है। ओके गाइस, तो अब देखो अगर हमें वैल्यू एक्सेस करनी है तो तब जाके हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, स्टार लगाते हैं, स्टार ptr, यानी अल्टीमेटली गाइज आप x की वैल्यू ही एक्सेस करने वाले हैं, इसके बारे में भी आप अवेयर हैं। मैंने यहाँ पे लिखा स्टार ptr। ओके, थोड़ा सा एंडल लगा देते हैं ताकि कुछ प्रॉब्लम ना आए हमारे इसमें, और इसको देखो हम रन करते हैं। एंड x मतलब ही ptr, क्योंकि एंड x मतलब एड्रेस होता है, एड्रेस ptr में स्टोर है, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट की है। और स्टार ptr गाइज x को ही पॉइंट कर रहा है, तो उस लोकेशन के ऊपर की वैल्यू आपको 10 मिल जाएंगी, यानी अल्टीमेटली x को मिला हुआ ये दूसरा नाम है स्टार ptr। ओके गाइज, तो अब देखो ये वाला कंसेप्ट हम पिछले क्लास में एक्चुअली पढ़ चुके हैं कि कैसे पॉइंटर वगैरह हम बनाते हैं। तो इसको मैं सब कुछ हटा देता हूं, और गाइज देखो अब हम क्या करते हैं, मैंने वो जो x था ना उसे ही हटा दिया। ओके, मतलब हमारे पास एक वेरिएबल था, उसको मैंने हटा दिया, और फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं एक वैल्यू स्टोर कर सकूं कंप्यूटर के अंदर विदाउट यूजिंग एनी वेरिएबल नेम। तो ये क्या ये पॉसिबल है? यस पॉसिबल है, आप जस्ट पॉइंटर का यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टार ptr लिखा इज इक्वल टू न्यू इंटीजर लिखा है। आप ऐसे मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं जिसका नाम है न्यू। तो प्रीवियस एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में डिफरेंस ये है कि पहला जो ptr था, इसके पहले जो हमने लिया था, वो x का एड्रेस स्टोर करता था। यहाँ पे मैंने x नाम का वेरिएबल ही हटा दिया, सिर्फ पॉइंटर रखा है, और मैं कंप्यूटर को बोल रहा हूं कि जितनी जगह इंटीजर को लगती है तुम्हें स्टोर करने के लिए कंप्यूटर के अंदर, उतनी जगह बस एक पॉइंटर को असाइन कर दो, यानी कि उसका एड्रेस बस जस्ट पॉइंटर को असाइन कर दो। दैट्स इट गाइज। और अब देखो क्या कर सकते हैं हम, इसी पॉइंटर का यूज करके हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 25 लिखा है, तो पता है ये फिर भी वैल्यू अच्छे से स्टोर हो जाएंगी। मैंने इसे कंपाइल किया, देन रन करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये एड्रेस अलोकेट हुआ है। पहले x का एड्रेस था, अभी अपने आप में एक रैंडम एड्रेस है जो कंप्यूटर ने आपको दिया है, और उस एड्रेस के ऊपर आप क्या स्टोर कर सकते हैं, 25 आराम से स्टोर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ ये जो आपने स्टेटमेंट लिखा है नीचे, इसे आप कंबाइन कर सकते हैं। देखो कैसे कंबाइन कर सकते हैं, आप जस्ट ऐसा लिखो, और समझने के लिए मैं वैल्यू चेंज कर देता हूं, तो आप इनिशियल वैल्यू भी इसमें असाइन कर सकते हैं। देखो कंपाइल करके रन करके आप यहाँ पे 35 भी स्टोर कर चुके हैं गाइज। और इवन अगर आप यहाँ पे ये ब्रैकेट हटा देते हैं, पैरेंथेसिस, और स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, तो पता है ये अपने आप में पॉइंटर का अरे बन गया है जिसमें आप डिफरेंट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो मुझे वैल्यू स्टोर करना है, तो जस्ट स्टार ptr इज इक्वल टू, देखो अब मैंने 45 लिखा है, तो पता है यहाँ पे 45 भी स्टोर हो चुका है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे स्टोर हुआ है। एड्रेस अभी आपको अलग अलग या सेम भी मिल सकता है। अब अच्छे से देखना मैं क्या करता हूँ, ptr प्लस कर रहा हूँ और स्टार ptr इज इक्वल टू 55 कर देता हूँ। पता है ये पॉइंटर अरिथमेटिक है, मैंने आपको वैसे आपको स्किप करने के लिए बोला है टॉपिक, पर फिर भी गाइस समझने के लिए हमारे पास ऐसा पॉइंटर है जो 5 लोकेशन को पॉइंट करता है। तो ये वाला जो मैंने पहला लिखा है ना, ये फर्स्ट पॉइंटर है। आपने ptr प्लस करने से आप दूसरे पॉइंटर तक पहुंच गए हैं।
यानी दूसरे लोकेशन पे पहुंचे हैं जहां पे आपने 55 स्टोर किया है। आप देख सकते हैं गाइस, जैसे आप रन करोगे आपको 55 और अलग अलग एड्रेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। वैसे ही अगर आप अगेन पीटीआर माइनस माइनस करो तो पता है आप बैक चले जाओगे वहां पे जहां पे 45 है और आपको फिर से स्टोर करने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंटर से भी आपका काम चल सकता है। आप चेक कर सकते हैं एक नया एड्रेस, मतलब ऑफ कोर्स थोड़ा सा 2 से या 1 से उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, साइज के हिसाब से होता है गाइज वो, तो मेरे ख्याल से 2 बाइट का उसमें इंक्रीमेंट वगैरह होता है। तो आप देख सकते हैं ऐसी भी चीजें यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो आई होप सो कि प्रीवियस क्लास के टॉपिक भी आपको लिटिल बिट यहाँ पे रिवाइज हो गए होंगे। तो इन सबको मैं हटाता हूँ, ये तो हमारे इंटीजर के साथ की गई हमने एक्सपेरिमेंट है, तो क्यों ना हमारे क्लास के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाए। मेरे पास बेस नाम का क्लास है गाइस, आप देख पा रहे हैं। अगर आपको बेस को एक्सेस करना है तो आपको क्या बनाने पड़ेंगे, बेस के ऑब्जेक्ट ही बनाने पड़ेंगे ना। जस्ट मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट का यूज करके मैं डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने इसे कंपाइल किया, रन किया, आप देख सकते हैं मैसेज आया, हेलो आई एम डिस्प्ले फंक्शन फ्रॉम बेस, दैट्स इट ना, इतना ही तो था ना ये। तो आप इसे कंपेयर कर सकते हैं हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल से, जैसे हमने इंटीजर एक्स वगैरह किया था। और अब देखो मैं क्या बना रहा हूँ, बेस स्टार पीटीआर, यानी गाइज आपने बेस नाम के क्लास का पॉइंटर बनाया है और पॉइंटर जिस क्लास का है उस क्लास के वो ऑब्जेक्ट का एड्रेस भी स्टोर कर सकता है। तो नेक्स्ट लाइन में देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ptr इज इक्वल टू एंड बी, मैंने यहाँ पे ptr में b का एड्रेस स्टोर किया है। और पता है अब क्या होता है, इस b को ये मिला हुआ दूसरा नाम ही है गाइस, ओके, उसी का यूज करके आप अगेन डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल कर सकते, बस पॉइंटर है ना, यानी कि एड्रेस से आप कॉल कर रहे हैं ना, तो आपको एरो ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, उसी फंक्शन का नाम लिखता हूँ, यानी अल्टीमेटली ये फंक्शन 2 बार कॉल हुआ है। आप चेक कर सकते हैं, हेलो आई एम डिस्प्ले फंक्शन, हेलो आई एम डिस्प्ले फंक्शन फ्रॉम बेस गाइस। तो ऐसी भी कॉलिंग यहाँ पे पॉसिबल है। और रही बात, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये दूसरा नाम हम बोल रहे हैं ना, तो ये जो स्टार पीटीआर वो वैल्यू इंडिकेट करता है, तो अपने आप में ये बी है, ये जो ऊपर लिखा है ना ये बी है। अगर आप यहाँ पे ऐसा डॉट लगाते हैं और डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये फंक्शन 3 बार यहाँ पे कॉल होना चाहिए। आप देखो रन करके 3 टाइम्स ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे ये ऑपरेटर लिखना है एरो वाला, करके देखो गाइस, कंप्यूटर आपको एरर बताएगा, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड लेफ्ट साइड ऑफ, ऐसा कुछ पॉइंटर होना चाहिए उसके साइड में, आप ऐसा वैल्यू वगैरह नहीं लिख सकते, एक प्रकार की वो वैल्यू ही होगी ना गाइस, तो आपको यहाँ पे ऐसा डॉट लगाना है। तो आई होप सो कि आपको ये समझा होगा कि मैंने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसी क्लास का मैंने पॉइंटर बनाया है और उस पॉइंटर में मैंने ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर दिया है। अब रही बात, बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी गाइज आप ये सब चीजें एक्सेस कर सकते हैं, और वही हमारा छोटा सा टॉपिक है। जैसे हमने प्रीवियसली देखा ना, वैसे देखो अब मैं क्या करता हूं, मुझे ऑब्जेक्ट नहीं बनाने फिर भी क्लास को एक्सेस करना है, तो सिंपल सी बात है गाइस, बेस स्टार पीटीआर ऐसा लिखा मैंने, इज इक्वल टू न्यू बेस, यानी कि आपने जस्ट एक पॉइंटर बनाया है, उसे जो सफिशिएंट जगह चाहिए एक ऑब्जेक्ट को जो लगती है बेस के, उतनी जगह इसे मिल गई है, यानी अल्टीमेटली आपने ऑब्जेक्ट ही क्रिएट किया है। बस पहले के एग्जाम्पल में हम ऑब्जेक्ट को नाम दे रहे थे ना, अब मैंने नाम नहीं दिया है, उसके जगह पे मैंने जस्ट पॉइंटर यूज किया है, बी हट गया है आपके प्रोग्राम से और जस्ट पॉइंटर रहा है। तो इसका यूज करके जैसा हम अभी इसके थोड़ी देर पहले किया है वैसा ही हम कर सकते। देखो गाइस, आपको पॉइंटर है ना, तो पॉइंटर लिखो, एरो ऑपरेटर लिखो और डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल करो, दैट्स इट गाइस। बस आप इसे रन करके देखो, हेलो आई एम डिस्प्ले फंक्शन फ्रॉम बेस, दैट्स इट। सो ये हमारे पिछले क्लास के टॉपिक के डेमोन्स्ट्रेशन था गाइस। मैंने बोला था कि मुझे टाइम मिला तो मैं आपको जरूर करके बताऊंगा, तो हमने किया है। तो इसको मैं हटा देता हूं, एक मैंने अरे का टॉपिक यहाँ पे स्किप किया है, आप करके देख सकते हैं, सिंपल सा टॉपिक इसलिए छोड़ रहा हूं मैं यहाँ पे। और अब देखो गाइस हम क्या कर रहे हैं, ये जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है ना, ये डेरिवेशन का ही पार्ट है, तो क्यों ना पहले एक क्लास लिया जाए। तो मैंने क्लास डिराइड नाम का मैंने यहाँ पे क्लास लिया है और इसे पब्लिकली हम डिराइड करते हैं बेस से। इससे आप अच्छे से फैमिलियर होंगे गाइज, मैंने यहाँ पे डेरिवेशन बनाया है। और यहाँ पे भी कुछ फंक्शन बना देते हैं, ऑफ कोर्स आपको फंक्शन पब्लिक में बनाने हैं, जैसे ऊपर फंक्शन बनाया है वॉइड डिस्प्ले, बिल्कुल वैसा ही फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे, ओके। और एक फंक्शन यहाँ पे बनाते हैं, जैसे कि वॉइड शो नाम का भी यहाँ पे मैं फंक्शन बना देता हूँ। इसके अंदर हम जस्ट मैसेज लिखने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे डिराइड में डिस्प्ले और शो नाम का फंक्शन बनाया है। तो क्यों ना बेस में भी डिस्प्ले तो है ही, ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन है, तो यहाँ पे भी एक शो फंक्शन बनाया जाए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है शो गाइज, और चलो यहाँ पे भी मैसेज लिख देते हैं। तो ये जो सेम मैसेज है ना, उसी को हम कॉपी कर लेते हैं और शो के अंदर सबसे पहले पेस्ट करते हैं
और वहां पे थोड़ा चेंजेस कर देते हैं, हेलो आई एम डिस्प्ले फंक्शन, डिस्प्ले की जगह यहाँ पे लिख देंगे हम शो, तो ये हमारा हो गया शो फंक्शन फ्रॉम बेस। ओके, वैसी ही लाइन यहाँ पे भी कॉपी करते हैं डिस्प्ले नाम के फंक्शन में, तो यहाँ पे भी कर दिया है मैंने पेस्ट, हेलो आई एम डिस्प्ले फंक्शन, बट ये अब बेस से नहीं है गाइस, ये हमारे डिराइव्ड से है। ठीक है, तो मैंने वो भी मैसेज यहाँ पे लिख दिया है और सेम लाइन हम यहाँ पे नीचे वाले भी शो में पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, ये शो नाम का फंक्शन है तो डिस्प्ले की जगह मैंने लिख दिया शो और बेस की जगह आपको लिखना पड़ेगा डिराइव्ड। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट टास्क गाइस, बस हमारा एक छोटा सा ये एक डिराइव डेरिवेशन है, बेस से डिराइव्ड हुआ है यहाँ पे डिराइव्ड क्लास। और अब रही बात वर्चुअल फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं हमको रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन है, यहाँ पे शो फंक्शन है, इनके अंदर की कोडिंग के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है इसके हेडर के ऊपर कि ये 100% आइडेंटिकल है, कोई स्मॉल लेटर नहीं, कैपिटल लेटर नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और अब चलो एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। अच्छे से देखना गाइज, अच्छे से ऑब्जर्वेशन, बहुत कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है टॉपिक समझने के लिए। और मैं क्या कर रहा हूँ देखो, मैंने बेस बी लिखा है, यानी मैंने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और बी से मैं डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल करता हूं, जैसे कि ऐसा मैंने यहाँ पे किया, और सेम बी से मैं शो नाम के फंक्शन को कॉल करता हूं। अब आपको यही तो समझना है कि अगर आप बेस के ऑब्जेक्ट बनाते हैं और आप डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं, जबकि ऊपर दो जो जगह पे ये सेम फंक्शन है, डिराइव्ड में भी है, बेस में है, तो बेस का ऑब्जेक्ट बनाओगे आप तो आपको बेस के फंक्शन ही आप एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे कर भी नहीं सकते। अगर डिराइव्ड में दूसरे फंक्शन भी होते हैं और आप बेस का ऑब्जेक्ट करके अगर एक्सेस करना चाहते तो भी पॉसिबल नहीं होता। तो ये सिंपल सी बात है, जिस क्लास के ऑब्जेक्ट है वहां पे आपको उसको देखने को भी मिलेंगे, देख सकते हैं आप, उनके आंसर आपको मिल रहे हैं, हेलो आई एम डिस्प्ले फ्रॉम बेस, हेलो आई एम शो फ्रॉम बेस। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है गाइस, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। और जरा इमेजिन करो, सपोज यहाँ पे नहीं गया शो 1 होता, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शो 1, और आप अगर शो 1 को एक्सेस करना चाहते होते तो देखो गाइस, कंप्यूटर एरर बताता है, शो इज नॉट अ मेंबर ऑफ बेस, उल्टा डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है, ये भी आप अच्छे से ध्यान में रखना। ओके, भले ही वो अलग अलग फंक्शन हो गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अब क्या करते हैं जरा देखो, बेस लिखा था ना हमने, अब हम बनाते हैं डिराइव्ड के ऑब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ पे डिराइव्ड और बी की जगह डी कर देता हूं ताकि समझने के लिए आसानी हो, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी और यहाँ पे भी लिख रहा हूँ डी। तो अब डिराइव्ड डी का यूज करके मैं डिस्प्ले और शो को ही कॉल कर रहा हूँ, तो अब दोनों जगह पे है गए, डिस्प्ले यहाँ पे भी है, शो यहाँ पे भी है, ऊपर बेस में भी डिस्प्ले एंड शो है। जब आप इसे रन करते हैं तो आप आंसर तो देखो क्या मिल रहा है आपको, आई एम डिस्प्ले फंक्शन फ्रॉम डिराइव्ड एंड आई एम शो फंक्शन फ्रॉम डिराइव्ड। इसने भी खुद के इसको ही कॉल किया है, मतलब कि जिस क्लास के ऑब्जेक्ट हैं उसी फंक्शन को ये कॉल कर रहा है। बट अब जरा देखो ना, अगर शो यहाँ पे मैच करता है, अगर यहाँ पे शो अलग होता गाइस, सपोज यहाँ पे शो 1 लिखा होता और अगर मैं यहाँ पे डी का यूज करके शो 1 को कॉल करता तो ये कॉल बराबर बेस में जाता। आप देख सकते हैं फ्रॉम बेस को कॉल गया है, तो ये पॉसिबल क्यों हुआ है, क्योंकि वो अलग अलग फंक्शन के नाम है। बट हमको जो पढ़ना है ना वर्चुअल फंक्शन, उसकी डिमांड ये होती है कि दोनों जगह पे फंक्शन के नाम बिल्कुल सेम रहने चाहिए। अगर सेम नहीं रहते तो कंप्यूटर उसे अलग अलग ट्रीट करता है। तो आपको प्रॉब्लम हमारी समझी क्या है, बेस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बेस में ही कॉल जाता है, और डिराइव्ड का अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कॉल डिराइव्ड में जाता है। मुझे क्या करना है कि जो डेरिवेशन है हमारा, ये जो डिराइव्ड डी हमने यूज किया है, तो हम इसका यूज करके अलग अलग वर्जन, हमारे पास इतने सारे वर्जन है ना, ऊपर अलग है नीचे अलग है, तो अलग अलग फंक्शन को हम एक्सेस कर सके। तो वही जानने के लिए, वही करने के लिए हमें वर्चुअल फंक्शन का यूज करना पड़ता है, और ये सब चीजें आपको पॉइंटर से करनी पड़ती हैं। देखो अब कैसा पॉइंटर और किसका पॉइंटर बनाना पड़ता है। देखो गाइस, मैं क्या कर रहा हूं, बेस स्टार पीटीआर, मैंने किसका पॉइंटर बनाया है, बेस क्लास का पॉइंटर बनाया है। ये बेस क्लास का पॉइंटर ये बताने के लिए इसके सामने जस्ट मैं बी लिख रहा हूं, तो पीटीआर कब बन गया हमारा बी पीटीआर। ओके गाइस, इससे आप अच्छे से अवेयर होंगे कि ये क्या है, हमारे बेस क्लास का पॉइंटर है। तो उसके बाद देखो मैं क्या बना रहा हूं, बेस बी लिख रहा हूं, तो मैंने अब क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। ऊपर हमारा क्या है, पॉइंटर है, तो नीचे हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस बीपीटीआर में हम क्या कर सकते हैं, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, हम इसमें b का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। दैट्स इट ना, मैंने स्टोर कर लिया। और अब इस bptr का यूज करके हम फंक्शन को कॉल करते हैं। कौन से फंक्शन को, डिस्प्ले फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, उसी का यूज करके मैं यहाँ पे शो नाम के फंक्शन को भी कॉल करता हूँ। और देखते हैं अब कॉल कहाँ पे जाता है। ऑब्वियस बात है गाइस, डिराइव्ड क्लास का नामो निशान नहीं है,
हम जस्ट बेस 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 लिख रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये कॉल कहाँ पे जाएंगे, पहले भी बेस में जा रहे थे और अभी भी बेस के अंदर जाएंगे। एक छोटा सा एरर है, एलिमिनेट कर देते हैं। डिस्प्ले इज नॉट अ मेंबर ऑफ फंक्शन, थोड़ी सी मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो फिर ऐसे एरर वगैरह आते हैं, उसे मिला ही नहीं तो वो कैसे आपको बताएगा। रन करने के बाद आप देख सकते हैं हेलो आई एम डिस्प्ले फंक्शन फ्रॉम बेस एंड हेलो आई एम शो फंक्शन फ्रॉम बेस, दोनों जगह पे बेस पे ही कॉल गया है। अब रही बात हमारा आज का जो पहला टॉपिक था पॉइंटर ऑफ डिराइव क्लास, तो अब देखो इस बीपीटीआर में मैं क्या स्टोर करना चाहता हूं, मैं एंड डी स्टोर करना चाहता हूं। अब ये डी क्या है, डी मैंने डिक्लेयर किया नहीं है, चलो डी डिक्लेयर कर देते हैं। तो डिराइव डी मतलब डी ये जो हमारा है ये हमारे डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो क्या बीपीटीआर जो हमारे बेस का पॉइंटर है क्या इसका एड्रेस स्टोर कर पाएगा? यस ऑफ कोर्स स्टोर कर पाएगा। तो चलो कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के बाद कोई एरर है क्या? नहीं। और अब इस बीपीटीआर से हम सेम फंक्शन को कॉल करते हैं, बीपीटीआर, और देखो मैंने डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल किया और वैसे ही बीपीटीआर का यूज करके मैंने शो नाम के फंक्शन को कॉल किया। दैट्स इट गाइज। और अभी आपको इमेजिन करना है कि किसको कॉल जाएगा। तो देखो मैं अब डिस्प्ले और शो को कॉल कर रहा हूं और जैसे ही इसे मैंने रन किया तो आप देख सकते गाइस पूरे के पूरे कॉल कहां पे चले गए। पहले तो ऑब्वियस थे ना कि वो जाने ही थे कॉल वहां पे, बट नीचे तो देखो अब आपने जिस क्लास का पॉइंटर बनाया है, भले ही आपने डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट का एड्रेस वहां पे स्टोर किया है, बट गए कहां पे कॉल है, बेस में कॉल गए हैं। और यहां से हमारा टॉपिक शुरू होता है वर्चुअल फंक्शन। अगर आप चाहते हैं कि आप बेस के पॉइंटर बनाए, उसमें डिराइव्ड का एड्रेस स्टोर करें और कॉल नीचे आना चाहिए, तो आपको जो बेस के फंक्शन है उन्हें आपको वर्चुअल बनाना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है गाइस, इसके सामने आप वर्चुअल वर्ड लगा दो। मैंने वॉइड के सामने, डिस्प्ले वॉइड के सामने वर्चुअल लगाया है और यहाँ पे भी हम वर्चुअल ये वर्ड लगा देते हैं। इसे कंपाइल और रन करते हैं और अब आप देख सकते हैं कि ऊपर जैसे ही मैंने वर्चुअल लिखा बेस में लिखना है आपको वर्चुअल, तो देखो अब कॉल कहां पे गया, बराबर डिराइव्ड में गया। तो मैंने जस्ट वर्चुअल लिखने से आपको अलग अलग फंक्शन यहाँ पे मिल रहे हैं। ओके। और अगर आपने किसी का एक वर्चुअल हटा दिया तो देखो मैंने अब यहाँ पे डिस्प्ले के सामने का वर्चुअल हटा दिया, तो जो पहला कॉल जाएगा ना गाइस वो बेस में जाएगा और दूसरा कॉल हमारा डिराइव्ड में आएगा। आप देख सकते हैं बेस है और यहाँ पे क्या लिखा है, डिराइव्ड लिखा है। तो आप किसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको कौन से पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं एंड सो ऑन, ऐसे हमारे वर्चुअल फंक्शन का टॉपिक है। गाइस वर्चुअल फंक्शन का हमें काम क्यों पड़ता है जरा देखो। ये जो इनहेरिटेंस है, ये डेवलपमेंट वाले प्रोग्राम होते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि बेस क्लास की कुछ चीजें हम फिर से यूज करें। हम चाहते हैं कि डिराइव्ड में कुछ नए तरीके से वो चीजें बनाई जाए। अगर वहां पे डिस्प्ले वगैरह फंक्शन है तो मुझे यहाँ पे भी सेम नाम के ही फंक्शन बनाने हैं, बट मुझे कोडिंग डिफरेंट करनी है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऊपर की चीजें एक्सेस होंगी क्या नहीं, पॉइंटर का यूज करते हैं तो हम तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए, उसको ओवरराइड करने के लिए, यानी ओवरराइड इन द सेंस गाइस ये जो ऊपर लिखा है ना, इनको हाइड करने के लिए हमें उनका यूज करना पड़ता है वर्चुअल फंक्शन का। तो जहां पे वर्चुअल लिख देते हैं वो ओवरराइड हो जाते हैं हमारे डिराइव्ड क्लास के फंक्शन के थ्रू। ओके, आई होप सो कि आपको इतना समझा हो। अब देखो गाइस इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। उल्टा इन द सेंस ऐसे मैं आपको बता रहा हूं जस्ट यहाँ पे कि अगर आप डिराइव्ड डीपीटीआर बनाते हैं, ओके मतलब मैंने क्या बनाया पता है आपको, डिराइव क्लास का पॉइंटर बनाया है और डीपीटीआर में अगर आप एंड बी स्टोर करना चाहते हैं, एंड बी मतलब कौन गाइस, हमारे बेस का ऑब्जेक्ट। तो अगर आप इसे कंपाइल करते हैं तो कंप्यूटर एरर बताता है, देखो कैन नॉट कन्वर्ट बेस स्टार टू डिराइव्ड, यानी कि बेस के ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टोर नहीं हुआ करते हैं। इतना आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब नहीं क्या थोड़ा सा और एक नया टॉपिक देख लेते हैं हमारा, एक्चुअली इसका ये लास्ट के टॉपिक है एक्चुअली। अगर आप यहाँ पे ये जो शो दिख रहा है आपको गाइस, अगर आप इसकी कोडिंग हटा देते हैं और इसे आप जस्ट सेमीकोलन लगा देते हैं, तो पता है बेस क्लास में आपने जस्ट इसको क्या किया है पता है, डिक्लेयर किया है, डिफाइन वगैरह नहीं किया है। ओके, और आप अब नहीं क्या इसे कंपाइल करो तो कुछ एरर आया है क्या? नहीं। और जैसे ही आप रन करते हैं ना तो अब देखो गाइस आपको एरर मिला है। एरर क्या मिला है जरा देखो, अनडिफाइंड सिंबल बेस शो। और कंपाइल टाइम एरर नहीं है क्योंकि कंपाइल टाइम पे डिसाइड ही नहीं होता ना किसको कॉल करना और किसको कॉल नहीं करना है। तो जब प्रोग्राम रन करते हैं तो अनडिफाइंड सिंबल बेस शो ऐसा करके आता है, यानी कि रूल पता है क्या कहता है, अगर वर्चुअल फंक्शन है, देख सकते हैं ना शो वर्चुअल फंक्शन है, तो उसे बेस में डिफाइन करना जरूरी हो जाता है। और अगर सपोज इसमें कुछ भी आपको नहीं लिखना है तो एटलीस्ट आपको इक्वल टू लिखना है 0,
इससे ये वर्चुअल फंक्शन डिफाइन हो जाता है। इसके अंदर कोई भी कोडिंग वगैरह नहीं है गाइस, ओके, कोई कोडिंग वगैरह नहीं है, बस नाम था तो हमने इक्वल टू यहाँ पे 0 लिख दिया है। तो इसे बोलते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन, ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। और जिस क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन होते हैं उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं बना करते हैं या नहीं आप बना सकते हैं, बट मैंने तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बेस बी लिखा है मैंने। तो जैसे ही आप इसे कंपाइल करोगे आपको एक एरर मिलेगा, एरर देखो, कैन नॉट क्रिएट इंस्टेंस, इंस्टेंस यानी कॉपी गाइस, हमारे ऑब्जेक्ट ही समझ लो, ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेस, यही हमारा कंसेप्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, कि इसके हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, आप चाहे तो पॉइंटर बना सकते हो। सो बेस क्लास के ऑब्जेक्ट बना नहीं करते हैं, हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखे हैं, तो चलो फिर हम इसे करते हैं डिलीट। तो मैंने ये कर दिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिलीट, और ये कॉलिंग भी यहाँ पे मैंने डिलीट की है। इसे करते हैं कंपाइल, कोई एरर नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट हेलो आई एम डिस्प्ले फंक्शन फ्रॉम बेस, और दूसरा है डिराइव्ड जो शो फंक्शन है, जो वर्चुअल है वो बराबर डिराइव्ड के अंदर ही बराबर चला गया है कॉलिंग। तो इसके ऊपर कुछ पॉइंट है जो हमें स्टडी करने हैं, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, ऑब्जर्व दैट द व्हेन बीपीटीआर इज अ मेड पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट डी, डिराइव्ड क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, इवन दैट बीपीटीआर डिस्प्ले कॉल ओनली द फंक्शन एसोसिएट विद द बेस, कॉल बेस में गया है क्योंकि आपने डिस्प्ले को क्या नहीं बनाया था, वर्चुअल नहीं बनाया था, शो को आपने बनाया था। इसलिए अगर वर्चुअल फंक्शन आपको यूज करना है तो आपको बेस क्लास के पॉइंटर बनाने पड़ते हैं, और डिराइव्ड का एड्रेस आपको उसे बताना पड़ता है। तो आई होप सो कि आपको डेमोन्स्ट्रेशन समझा हो, जो भी कुछ आपके डाउट वगैरह अराइज हुए होंगे इसके पहले, वो सब कुछ निकल गए होंगे। तो इसी टॉपिक के ऊपर गाइस एक 4 मार्क का और थ्योरी क्वेश्चन आता है, तो चलो वो देखते हैं। सो क्वेश्चन का नाम है रूल्स फॉर वर्चुअल फंक्शंस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट सम रूल्स फॉर वर्चुअल फंक्शन, तो हमें ये रूल्स देखने हैं। लिटिल बिट समरी है हमने अब तक जितना कुछ पढ़ा है, और कुछ एडिशनल रूल है, और बहुत आसान है गाइस, इसके ऊपर आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं। जैसे कि पहला रूल है द वर्चुअल फंक्शन मस्ट बी द मेंबर ऑफ सम क्लास, वो किसी क्लास का मेंबर होना चाहिए तभी ये वर्क वगैरह करता है। इसके बाद दे कैन नॉट बी स्टैटिक मेंबर्स, जस्ट वो स्टैटिक नहीं होने चाहिए, आपको पता है स्टैटिक होंगे तो उसकी एक ही कॉपी रहती है, सबके साथ सर्कुलेट होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वो स्टैटिक भी नहीं होने चाहिए। दे आर एक्सेस बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट पॉइंटर्स, अब तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है कि अगर आपको वर्चुअल फंक्शन को यूज करना है तो आपको पॉइंटर बनाने पड़ते हैं, स्पेशली बेस के पॉइंटर बनाने पड़ते हैं, और डिराइव्ड के ऑब्जेक्ट का एड्रेस उसमें असाइन करना पड़ता है। 3 ये हमारे छोटे से बेसिक पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। वर्चुअल फंक्शन कैन बी अ फ्रेंड फंक्शन ऑफ अनदर क्लास गाइस, बट वर्चुअल फंक्शन किसी और क्लास का फ्रेंड हो सकता है जो यहाँ पे करके आ सकता है, ठीक है। तो एक नया सा पॉइंट, इसका हमने डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह नहीं देखा है, बस आपको ध्यान में रखना है कि वर्चुअल फंक्शन किसी और क्लास का फ्रेंड भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अ वर्चुअल फंक्शन इन बेस क्लास मस्ट बी डिफाइंड इवन दो इट मे नॉट बी यूज। थोड़ी देर पहले हमने देखा है, मैंने शो की कोडिंग हटा दी थी, बस सेमीकोलन लगा दिया था, तो कंप्यूटर ने बोला था ना कि अनडिफाइंड सिंबल शो है करके, अगर आप यूज भी नहीं करना चाहते तो भी उसको आपको क्या करना है गाइस, डिफाइन करना है। इसलिए मैंने इसको इक्वल टू 0 लगाया और उसको प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया था, ओके, मतलब डिफाइन करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोटोटाइप्स ऑफ द बेस क्लास वर्जन ऑफ द वर्चुअल फंक्शन एंड ऑल द डिराइव्ड क्लास वर्जन मस्ट बी आइडेंटिकल। प्रोटोटाइप यानी गाइस डिक्लेरेशन, यानी उसका हेडर बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो देन गाइस इफ टू फंक्शन हैव डिफरेंट प्रोटोटाइप्स, यानी वो अलग अलग दिखते हैं, देन C++ कंसीडर देम एज ए ओवरलोडेड फंक्शन। अगर दिखने में सेम है और आर्गुमेंट है तो भी अलग है, और दिखने में सेम ही नहीं है तो वो अलग अलग ही है ना। एक जगह पे शो है, एक जगह पे शो 1 है तो अलग ही हो गया, बट दोनों जगह पे शो है और एक इसमें पैरामीटर एक इसमें पैरामीटर नहीं है तो वो ओवरलोड हो गया। तो वर्चुअल फंक्शन ये कंसेप्ट कैसे हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये हो गए हमारे 6 पॉइंट गाइस, इसके ऊपर आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 1 मार्क रहा है हमारा। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वी कैन नॉट हैव अ वर्चुअल कंस्ट्रक्टर बट वी कैन हैव अ वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। हमने डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देखा है गाइस, बट फिर भी आपको जस्ट याद रखना है कि वर्चुअल कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकते हैं बट वर्चुअल डिस्ट्रक्टर हो सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में भी आप अवेयर है कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर वगैरह क्या होता है। नेक्स्ट है अ बेस पॉइंटर कैन पॉइंट टू एनी टाइप ऑफ डिराइव्ड ऑब्जेक्ट, द रिवर्स इज नॉट ट्रू, दैट इज वी कैन नॉट यूज अ पॉइंटर टू डिराइव क्लास टू एक्सेस एन ऑब्जेक्ट ऑफ द बेस टाइप। हमने देखा है, हमने बेस के अगर पॉइंटर बनाते हैं तो बेस के ऑब्जेक्ट का भी एड्रेस स्टोर कर सकता है, डिराइव्ड का भी ऑब्जेक्ट वो स्टोर कर सकता है उसका एड्रेस, बट हमने उल्टा करके देखा था बाद में, हमने डिराइव्ड का पॉइंटर बनाया था और बेस का ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करना चाहते थे। ऐसा पॉसिबल था क्या? नहीं, ऐसा उल्टा डेरिवेशन नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन बेस पॉइंटर पॉइंट टू डिराइव क्लास इंक्रीमेंशन एंड डिक्रीमेंशन इज ओनली रिलेटेड टू इस बेस टाइप। ऑफ कोर्स ना गाइस हम पॉइंटर ही बेस का बनाते हैं। अगर आप इंक्रीमेंशन डिक्रीमेंशन करते हैं तो बेस को कितनी जगह लगती है एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, उस जगह के हिसाब से ही हमारा जो पॉइंटर है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है हमारा वर्चुअल फंक्शन आर डिफाइन इन अ बेस क्लास, दे नीड नॉट टू बी रिडिफाइन इन अ डिराइव क्लास। उन्होंने बोला है कि अगर वर्चुअल फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन किया है बेस क्लास में तो उसे रीडिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बट हमने किया है गाइज, आपने देख सकते हैं हमने, और करने की जरूरत भी पड़ेगी ना, तभी तो वो एक्सेस होगा। तो थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट करता है हमारा ये पॉइंट, बट फिर भी टेक्स्ट बुक में लिखा था इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है लिख के। तो गाइज ये कुछ थे हमारे 10 पॉइंट, आपको 8 तो भी पॉइंट वहां पे लिखने आने चाहिए जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, और टॉपिक का नाम है प्योर वर्चुअल फंक्शन। थोड़ी देर पहले हमने डेमोन्स्ट्रेशन में ये पढ़ा ही था, और कंसेप्ट सिंपल सा है गाइज। A virtual function declared in a base class that has no definition related to the base class is a pure virtual function। हमने देखा है कि अगर बेस क्लास में अगर आपने जस्ट डिक्लेयर करके छोड़ दिया फंक्शन को और वो वर्चुअल है तो उसे डिफाइन करने का एरर आता है, उन्हें बोलते हैं कंप्यूटर कि उसे डिफाइन करो करके। तो ऐसे केस में the compiler requires each derived class to either define the function और रीडिक्लेयर इट एज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन। डिक्लेयर तो आप करते ही है डिराइव्ड में, उन्हें आपको डिफाइन भी करना पड़ता है आपको अगर वैसा चाहिए तो, या फिर बेस में जो फंक्शन है ना उसे प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दो। जैसे कि वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले इज इक्वल टू 0 इज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन। मैंने डेमोन्स्ट्रेशन में शो को बनाया था, मैंने अब यहाँ पे इसको बना के बताया डिस्प्ले को। सो क्लास कंटेनिंग प्योर वर्चुअल फंक्शन इज कॉल्ड एज अ एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। इसे एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास क्यों बोलते हैं? जहां पे ऐसा लिखा है वर्चुअल वॉइड शो इज इक्वल टू 0 या डिस्प्ले इज इक्वल टू 0 ऐसा लिखा है, उसके ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हम, और जिस क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं उसे ही एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास कहते हैं। ऐसा भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो और एक डेफिनेशन जिसमें वर्चुअल फंक्शन बंद रहते हैं उसे ही एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास भी कहा जाता है। तो गाइस इसी के साथ हमारा कंप्लीट पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, वर्चुअल फंक्शन, ये सब कुछ टॉपिक खत्म हो गया है। और C++ जिसके अंडर में हम ऊप पढ़ रहे हैं उसका भी 98% टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। जस्ट एक टॉपिक बचा है जिसका नाम है फाइल्स, वो भी 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज आई होप सो कि आपको ये सब चीजें समझ रही हैं। ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल का भी आपको यूज करना पड़ता है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। अगर ये सब कुछ अच्छे से आपको समझ रही हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे इस चैप्टर के ऊपर। तो सो गाइज आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।